Hello, 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 my dear students. Welcome to Target Competition Academy TCA में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11। एनसीईआरटी की जो बुक्स है हमारी, जो कि कक्षा 11 में पर्याप्त चलती है लगभग हर जगहों पर, उसके सारे क्वेश्चंस को, सारे चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। चलिए क्लास शुरू किया जाता है। तो पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि गणित कक्षा 11 का जो सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहले तो इस बारे में चर्चा हो जाए कि एक्चुअल में हमें पूरे पाठ्यक्रम में, पूरे एनसीईआरटी की किताब में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। जनरली यहाँ पे 16 चैप्टर मिलते हैं। ये कक्षा 11 का सिलेबस है और यहाँ पे 16 चैप्टर आपको मिलेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है आपका समुच्चय, दूसरा चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन, तीसरा चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, चौथा चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत और पांचवें नंबर का चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। चैप्टर नंबर 6 आपका है रैखिक असमीकाएं। चैप्टर नंबर 7 है क्रमचय और संचय। चैप्टर नंबर 8 है द्विपद प्रमेय। चैप्टर नंबर 9 है अनुक्रम तथा श्रेणी और 10 है सरल रेखा। 11 है शंकु परिच्छेद। 12 है त्रिकोणमिति ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। 13 है सीमा और अवकलज। 14 है गणितीय विवेचन और 15 सांख्यिकी और 16 है आपका प्रायिकता। ठीक, इन 16 चैप्टर्स को बहुत डिटेल्स में पढ़ा जाएगा और नोट्स भी आपको प्रॉपर, अगर आप तैयार करना चाहें तो नोट्स प्रॉपर तैयार करते रहेंगे। आज का टॉपिक रहेगा अध्याय 1 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 पढ़ा जाएगा। लेकिन उसके क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है आपका समुच्चय यानी कि सेट्स। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सेट्स यानी समुच्चय क्या है, समुच्चय में कैसे लिखेंगे। ठीक ना, चलिए आइए समझते हैं। समुच्चय में एक शब्द आता है वेल डिफाइंड। एक शब्द आप याद रखिएगा, वेल डिफाइंड, यानी इसको कहते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित किसी भी चीज का सुपरिभाषित संग्रह जो है वही समुच्चय है। सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब पहली बात तो ये आप समझिए कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन P1 है, कोई P2 पर्सन है, दूसरा कोई तीसरा व्यक्ति है P3, इन सबके आंसर्स वही निकल के आए, सेम। P1 का भी वही, P2 का भी वही, P3 का भी वही, जितने भी हैं, बाकी इनमें से किसी का भी डिफरेंट न निकल के आए। जैसे कोई स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट पे इनकी जो सोच है वो एक समान बन जाए तो उसे कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह। चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, एक एग्जाम्पल है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं। अब 10 से, ये स्टेटमेंट है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो चाहे कोई भी पढ़े इस स्टेटमेंट को, उसका आंसर यही निकल के आएगा कि 10 से कम जो विषम प्राकृत संख्या है 1, 3, 5, 7 और
9 है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये 10 से कम भी है और सब की सब विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसे समुच्चय कह लिया जाता है। अब अगर दूसरा स्टेटमेंट लिखूं कि भारत की नदियां, भारत की नदियां, अब इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सभी का संग्रह। जैसे अगर मैंने लिखा गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये सब भारत की नदियां हैं। अब इसमें नील नदी नहीं आएगी क्योंकि ये भारत की नदी नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, ठीक ना। अब अगर इसी तरह से मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। यहां पे आप देख रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट वेल डिफाइंड हैं, यानी कि इसको सुपरिभाषित किया गया है। चाहे कोई भी अपनी सोच से इनको इलोबरेट करे तो आंसर्स यही मिलने हैं। तो अगर इस तरह का कलेक्शन है तो उसे हम समुच्चय कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो एक शब्द मैंने जो बताया कि सुपरिभाषित संग्रह जो है वही समुच्चय है, जो वेल डिफाइंड है वही क्या है, आपका समुच्चय है। समझ में आ रहा है? वेल डिफाइंड जो है वही आपका समुच्चय है। चलिए थोड़ा सा इस वेल डिफाइंड पे और कुछ बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक स्टेटमेंट यहां पे दे दिया कि भारत के 5 सबसे विद्वान व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। अगर ये स्टेटमेंट है इस तरह का, ठीक ना, कि भारत के 5 सबसे विद्वान व्यक्तियों का समूह। अब यहां पे जो स्टेटमेंट है इसमें एक व्यक्ति का आंसर कुछ और होगा, दूसरे व्यक्ति का आंसर कुछ और हो सकता है, तीसरे व्यक्ति का आंसर कुछ और हो सकता है। कहने का मतलब कि पहले व्यक्ति के हिसाब से 5 सबसे विद्वान में कोई और लोग हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के हिसाब से कुछ और लोग हो सकते हैं, तीसरे व्यक्ति के हिसाब से भी कुछ और लोग हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। इसको समुच्चय यानी कि सेट्स नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना। अब चलिए कुछ जनरल सी चीजें हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जनरल सी चीजों का मतलब है कि अगर कहीं पे एन है, कैपिटल एन है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसे कैपिटल एन से लिखा जाता है। अगर जेड है तो इसे लिखेंगे पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक ना। अब देखिए एन को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे साइड में एक और लाइन खींच के, ठीक ना। लेकिन इन जनरल हमारी इंटरमीडिएट की जो बुक्स में दिया जाता है वो इस रूप में दिया जाता है, एन जेड के रूप में, ठीक ना। अगर क्यू है, कैपिटल क्यू है, तो ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक ना।
अगर आर है तो ये वास्तविक रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक ना। अगर जेड प्लस है, जेड प्लस, जेड जो है पूर्णांकों का समुच्चय था और जेड प्लस जो है प्लस लग गया तो इसी को कहेंगे धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसी तरह से अगर Q के ऊपर प्लस लग गया तो ये हो जाएगा धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक ना। और इसी तरह से अगर R प्लस हो गया तो इसको कह दिया जाएगा कि ये क्या बन के आएगा, R जो है वास्तविक संख्या है तो ये धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समझ में आ गया। तो आपको नोटेशन याद रखना है, कौन कौन सा, n याद रखना है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, z जो है पूर्णांकों का समुच्चय, q जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय, q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय और r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर इनके ऊपर माइनस लग जाए तो ऋण पूर्णांक, ऋण परिमेय संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये सब आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, समुच्चय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे कि समुच्चय और उनका निरूपण कैसे किया जाता है। समुच्चय तो आपको बता दिया गया, उसका निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक। तो अगर मैं कहूं आपसे कि समुच्चय की पहले आप परिभाषा लिख दीजिए, तो समुच्चय की परिभाषा होती है वस्तुओं के, जो शब्द मैं बताया आपको, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इवेंट है, उनका अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो उसे समुच्चय कहा जाता है, ठीक ना, समुच्चय कहा जाता है। अब आते हैं समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है, ये समझना है आपको। समुच्चय यानी सेट्स का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। पहली बात, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर एक्स वाई जेड या ए बी डॉट 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 एक्स वाई जेड किसी से भी निरूपित कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि जो समुच्चय है उनको हमेशा मझले ब्रैकेट में रखा जाता है। किस ब्रैकेट के भीतर? मझले ब्रैकेट के भीतर रखा जाता है। तीसरी बात, समुच्चय के जो अवयव हैं, अवयव जो हैं या समुच्चय के जो सदस्य हैं, ठीक ना, या समुच्चय के अवयव हो गए, सदस्य हो गए, ठीक ना, ये सब एक ही चीजें, अलग अलग नहीं है। अवयव या सदस्य जो होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड से निरूपित करते हैं, ठीक ना। ये तीन चीजें आपको जाननी जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं ए बराबर, एक समुच्चय बना रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो पहली बात, समुच्चय को नोटेशन कैसा देंगे? कैपिटल अल्फाबेट, और इसको रखेंगे मझले ब्रैकेट के बीच में, और अंदर इसके एलिमेंट या सदस्य रहेंगे, और एलिमेंट को ऐसे कामा लगा लगा के सेपरेट किया जाता है, ठीक ना। ये आप ध्यान दीजिएगा।
अब ये हो गया समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया है। समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आ गया कि कैसे समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन होगा, ए बी सी डी इस तरह से किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है, कैपिटल ए का सदस्य है, इसका मतलब ये है कि कैपिटल ए जो है कोई समुच्चय है जिसमें ए बी सी ऐसे मान लीजिए जेड तक है, अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है। तो इसमें ए जो है इस समुच्चय के भीतर ए जो है इसका एक अवयव है, बी भी इसका एक एलिमेंट है, सी भी इसका एक सदस्य है, इसी तरह से जेड भी इसका एक सदस्य है। तो इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि लिखेंगे चूंकि ए जो है कैपिटल ए में है, अब का सदस्य या ऐसे लिखे ए में है, अर्थात अब इसको एक नोटेशन होता है जिसको एप्साइलन बोलते हैं। तो लिखेंगे स्मॉल ए एप्साइलन ए, ये एप्साइलन ए है। अब इसको पढ़ेंगे क्या, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू यानी ए बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से बी भी है, बी जो है ए में बिलोंग्स करता है, ए बिलोंग्स टू बी। इसी तरह से लिखेंगे सी बिलोंग्स टू ए, या इसी तरह से एन बिलोंग्स टू ए, या इसी तरह से जेड बिलोंग्स टू ए। जो भी सदस्य इसमें है उनको इस रूप में नोटेशन दे दिया जाता है, एप्साइलन के रूप में, इसको एप्साइलन बोलते हैं, लेकिन पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। अब इसको हिंदी में अगर पढ़ना है तो पढ़ेंगे कि स्मॉल ए जो है समुच्चय ए का सदस्य है, या बी जो है समुच्चय ए का सदस्य है, सी जो है समुच्चय ए का सदस्य है, जेड जो है समुच्चय ए का सदस्य है, ठीक ना। लेकिन कंडीशन क्या आएगी, लेकिन 5 ए का सदस्य नहीं है। यानी ये जो ऊपर समुच्चय बना है उसमें 5 कहीं भी नहीं है, तो लिखेंगे 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ऐसे ही बना के कट कर दिया जाएगा। अब इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक ना। 5 यानी 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये है कि 5 जो है ए का सदस्य नहीं है। ये आपको 2 नोटेशन याद रखने हैं। पहला नोटेशन आपका हो गया बिलोंग्स टू, और दूसरा नोटेशन हो गया नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि सदस्य है, और इसका मतलब है कि सदस्य नहीं है। ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, इसका अब रिप्रेजेंटेशन समझा जाए कि ये कैसे बनते हैं। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधि है। समुच्चय जो है, समुच्चय निरूपण विधि, निरूपण की विधियां। चलिए देखिएगा बच्चों, समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं। पहली विधि क्या है और दूसरी विधि क्या है। पहली विधि को कहते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप। और दूसरी विधि का नाम है आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ठीक ना। देखिए दोनों विधियों में आप किसी भी समुच्चय को लिख सकते हैं,
तो रोस्टर विधि क्या है और समुच्चय निर्माण रूप क्या है, इन दोनों को पढ़ा जाएगा कि दोनों एक्चुअल में क्या चीजें हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक समुच्चय लिखता हूं कुछ इस तरह से, समुच्चय बी बराबर लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू। अब इसकी खास बात क्या है कि इसमें अवयव सभी लिखे जाते हैं, जितने भी अवयव आते हैं अवयव को कामा से अलग करके लिखा जाता है, कामा से अलगाव करके लिख दिया जाता है, तो उसे कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक ना। और इसमें सभी को मझले ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। अब अगर इसी चीज को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा। फिर से यही काम करेंगे, b बराबर मझला ब्रैकेट यहां तक तो बनाएंगे। अब कोई भी एक लेटर x उठा लेंगे और ऐसे डॉट लगाएंगे, x सच दैट x सच दैट लिख दिया, कोलोन लग गया, ठीक ना, x सच दैट। अब x है क्या, x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, बस। अब इसमें आप सभी सदस्यों को नहीं लिखेंगे, सदस्यों को एक आप स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं, तो इसी को कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, ठीक ना। अब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो ए ई आई ओ यू है उसी को हम स्टेटमेंट के रूप में लिख दें तो ये बन जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। और अगर एलिमेंट को ऐसे सभी एलिमेंट को दिखा दिया जाए तो उसे कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहा जाता है। समझ में आ रहा है, एकदम आसान सी बात है और इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखिए मैं इधर बनाता हूं, एक तरफ हम लिखेंगे रोस्टर विधि, रोस्टर, और एक तरफ लिखेंगे समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण। अब दोनों में एक ही स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए a बराबर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक है, मतलब कि ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और जब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनेगा तो यहां पे जनरली n आता है। अब इसी को समुच्चय निर्माण में कैसे लिखा जाएगा कि n बराबर ब्रैकेट तो बनेगा ही x सच दैट। अब यक्स के बारे में बताइए कि यक्स प्राकृत संख्या है, बस इतना ही, x प्राकृत संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि 1 से लेके अनंत तक सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए एक हम बनाते हैं p बराबर एक समुच्चय बनाते हैं, ठीक ना, समुच्चय बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन लिख दिया जाए कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का इक्वेशन 2 और 3, या ऐसे इक्वेशन लिखा जाए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसका मूल जो निकल के आ रहा है 2 और 3 निकल के आ रहा है। अब अगर ये एक समुच्चय बन रहा है तो इसी को कैसे लिखा जाएगा, p बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, कामा सेमी कॉलम लगाएंगे यहाँ पे, x के, या यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल हैं।
अब समीकरण को हल करके उसका जो मूल आएगा 2 और 3 आ रहा है, उसको इस रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब रोस्टर फॉर्म में जो आप लिखेंगे उसको आप समुच्चय निर्माण विधि में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समुच्चय बनाते हैं, x बराबर एक समुच्चय बन रहा है, ठीक ना। समुच्चय क्या बन रहा है? 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे बना रहे। तो x बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट। अब ये क्या है? 2 4 6 8 सम संख्याओं का संग्रह है ना, तो x सम पूर्णांक है। सम लेकिन कैसा? धनात्मक पूर्णांक है। सम धनात्मक पूर्णांक है। अब ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। तो दोनों रूपों में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा कि रोस्टर मेथड में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखा जाता है। रोस्टर वाला इधर है आपका, समुच्चय निर्माण वाला इधर है, ठीक ना। क्लियर हो जाना चाहिए। और अब हम लोग आगे चलेंगे, जो कि हमारी प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 काफी समझाने के बाद मैं प्रश्नावली पे आया हूं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपने उत्तर का कारण भी आपको बताना है। पहला यह है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों का समुच्चय, वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। अब मान लीजिए हम बनाते हैं, एक समुच्चय बनाते हैं ए बराबर, अब इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। इसमें उन महीनों का नाम लिखा जाएगा जो समुच्चय होंगे, जो समुच्चय हैं, जो कि जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं। तो जैसे आपका हो गया जनवरी, फरवरी, JANUARY जनवरी। फरवरी तो नहीं होगा, यप से शुरू होगा। मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जे से शुरू होने वाले यही 3 महीने हैं। और एक बात याद रखिएगा, इसका क्रम आप बदल सकते हैं। जून पहले कर दीजिए, जुलाई बाद में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका क्रम बदल के लिख सकते हैं। किसी भी समुच्चय के सभी अवयवों का क्रम बदला जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि एक अवयव को आप 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक ना। चलिए अभी बताते हैं। दूसरा है, तो ये आपका समुच्चय है और सुपरिभाषित है, इस वजह से समुच्चय है, ठीक ना। दूसरा देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के हिसाब से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग होते हैं। तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। समझ में आ गया? विश्व के सर्वश्रेष्ठ, तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। अब ये कैसे हम कह दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अगर आपको मैं कह दूं कि आप अपने हिसाब से लिखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बैटर्स का नाम लिखिए, तो आप एक लिस्ट बनाइए और इस लिस्ट को आप दिखाइए मत अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड से कहिए कि वो भी एक लिस्ट बनाए 11 बेस्ट बैटर्स का। तो संभावना है कि उसकी लिस्ट आपकी लिस्ट अलग अलग होगी, तो इस वजह से ये सुपरिभाषित नहीं है, तो समुच्चय नहीं है, ठीक ना। चौथा देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय, सभी बालकों का समुच्चय। तो आपकी कक्षा मान लीजिए है 11, ठीक ना, और उस कक्षा में जितने भी बालक हैं उनको एक समुच्चय के रूप में लिख दीजिए कि मान लीजिए P एक बालक है, Q एक बालक है, R एक बालक है। तो जितने भी बालक हैं उन सबका एक समुच्चय बन जाएगा
तो ये सुपरिभाषित है, इस वजह से इसको कहेंगे कि समुच्चय है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। अगला देखिए 5वां, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह 100 से कम करना है तो 1 2 3 डॉट 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 कहां तक लिखेंगे, 99 तक लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और इसको भी कहेंगे समुच्चय है। ठीक ना। और नंबर 6 है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब यहाँ पे उन उपन्यासों को रखना है समुच्चय में जो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित हैं। इसको एक्स सच दैट एक्स करके लिखेंगे। एक्स क्या है, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। केवल जितने प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखे हैं उन सब का संग्रह अगर कर लिया जाए तो ये एक समुच्चय है। ठीक ना। अभी ये मैं बता दिया हूं, सभी समपूर्णांकों का संग्रह अगर करेंगे तो ये भी एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब प्रश्नावली 1 में कौन कौन से प्रश्न हैं ये भी फिक्स है, तो ये भी एक समुच्चय है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट समुच्चय होते हैं। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का मानना इसमें अलग अलग हो सकता है। कोई सबसे ज्यादा खतरनाक शेर को बता सकता है, कोई सबसे ज्यादा खतरनाक किसी अन्य जानवर को बता सकता है। ठीक ना। तो यहाँ पे सबकी सोच यानी सबकी धारणा अलग अलग होती है। जब ये सोच या धारणा में बदलाव होने लगता है तो वो सुपरिभाषित नहीं है, इस वजह से उसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में प्रतीक एप्साइलन या फिर एप्साइलन नॉट भरिए। आपको भरना है एप्साइलन या फिर एप्साइलन नॉट भरना है, मतलब बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू भरना है। ठीक ना। तो देखिए 5 जो है इस समुच्चय में है या नहीं, 5 जो है इस समुच्चय का सदस्य है, यहाँ पे है ना 5, तो भरेंगे कि 5 जो है बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 जो है इस लिस्ट में नहीं है तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी इस लिस्ट में नहीं है तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इस लिस्ट में है तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी इस लिस्ट में यहाँ आपको दिख रहा है तो 2 बिलोंग्स टू ए, और 10 इस लिस्ट में नहीं है तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक। तो यहाँ पे 2 साइन है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, मतलब अगर एलिमेंट सदस्य है तो ये साइन लगाएंगे, और अगर सदस्य नहीं है तो ये वाला साइन लगाएंगे। समझ गए आप। तो जो इसमें होगा वो इसका सदस्य होगा, तो बिलोंग्स टू यानी एप्साइलन, और अगर नहीं है तो एप्साइलन नॉट। ठीक ना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, 1 2 3 4 5 और 6, इन सबको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाएगा, a बराबर, पहले तो ब्रैकेट बन जाएगा। अब कह रहा है कि x, इसको ध्यान से पढ़िए, x सच दैट x एक पूर्णांक है x, और x का मान -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा मतलब संख्या रेखा पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये संख्या रेखा यहाँ 0 है, इधर +1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएगा, और इधर -1 -2 -3। तो 3 से बड़ा कौन कौन सा होगा, यहां से शुरू होगा, 3 से बड़ा वाला इधर जाएगा। ठीक ना। और कह रहा है 7 से छोटा यानी कि 6 तक आएगा, 7 से
छोटा। तो समुच्चय आपका बन जाएगा 3 से बड़ा यानी -2 -1, ठीक है, -2 -1 और 0, -2 -1 और 0। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, -2 -1 और 0, फिर उसके बाद कामा लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे समस्या ये है कि आपको -3 या 7 इन दोनों में से किसी को नहीं लेना है, क्योंकि x का मान -3 से बड़ा होना चाहिए और -7 से छोटा होना चाहिए। तो ना तो आप -3 को लेंगे और ना ही आप 7 को लेंगे। क्लियर ना। अगर ऐसे दिया होता कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 7, तब आप -3 को लेते, अन्यथा आप -3 को नहीं लेंगे। क्लियर ना, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक। आगे चलेंगे। कह रहा है कि b बराबर, अब यहाँ पे फिर से वही काम, b लिखिए, बराबर बनाइए और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए। कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रोस्टर रूप में लिख दिया गया। इसको आ जाइए, फिर से यहाँ पे c का नोटेशन है, तो c बराबर ब्रैकेट बनाइए। कह रहा है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल कितना आएगा? 8 आना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप बनाएंगे इसको। देखिएगा, 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होगी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। फिर आप जाएंगे इधर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कह रहा है कि अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8। तो जरा इस लाइन में देखिए, अगर इनके अंकों को जोड़ा जाए तो 8 किसका आ रहा है? 7 और 1 को 8 आ जाएगा। इधर 6 और 2 8 आ जाएगा। ऐसे ही आगे चलेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो समुच्चय बनेगा वो कैसे बनेगा? 17 लिखेंगे, अंकों का योगफल 8 है। 26 लिखेंगे, अंकों का योगफल 8 है। 35 लिखेंगे, अंकों का योगफल 8 आएगा। 44 लिखेंगे, अंकों का योगफल 8 आएगा। फिर उसके बाद 53 लिखेंगे, अंकों का योगफल 8 आएगा। फिर 62 लिखेंगे, अंकों का योगफल 8 आएगा। फिर 81 लिखेंगे, अंकों का योगफल 8 आएगा। फिर 80 लिखेंगे, अंकों का योगफल 8 आएगा, ठीक ना। तो ये इस तरह से बन जाएगा रोस्टर रूप इसका। अब आ जाइए डी वाले पे। डी बराबर कह रहा है, पहले यहां लिख लीजिए आप, डी बराबर ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है। मैं इधर थोड़ा इरेज करूंगा और मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं क्या है ये। कह रहा है कि x सच दैट 60 की भाजक है। पहले 60 का भाजक बना लीजिए। 60 किससे किससे कटता है? 60 जो है वो किससे किससे कटेगा? देखिए, 60 को काटने वाली पहली संख्या 1 होगी, फिर 60 2 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, फिर ये 4 से भी कटेगा, फिर ये 5 से भी कटेगा, फिर आगे चलेंगे 6 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। ऊपर आ जाइए, 7 से नहीं कटेगा यार, 7 से कहाँ काट रहे हैं, 6 से कटेगा, फिर ये 10 से कटेगा, फिर ये 12 से कटेगा, फिर ये 15 से कटेगा, फिर ये 30 से कटेगा और फिर लास्ट में 60 से कटेगा। तो कह रहा है अभाज्य संख्या लिखिए। तो इसमें से अभाज्य कौन कौन सा है? 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, बाकी और किसी से नहीं कट रहा है। तो 2 3 5, ठीक ना।
तो इसका लगाने का तरीका क्या होता है? लगाने का तरीका ये होता है कि 60 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 60 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 60 को काटिए, 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा और 5 से काटेंगे 1 आएगा। अब इसमें आपको बनाना है इसका समुच्चय, तो d बराबर जो आएगा, यहां पे जिससे से कट रहा है 2, 2, 3 और 5, लेकिन समुच्चय में किसी भी सेम एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना, इस वजह से 1, 2 आपका हट जाएगा और मिलेगा 2, 3, 5। क्लियर ना? चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री के सभी संख्याओं शब्दों का समुच्चय जो अक्षर हैं इसमें, ठीक ना? तो आप बना लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में से पहले टी आएगा, फिर कामा लगाइए, फिर आर आएगा, फिर कामा लगाइए, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा, फिर ये ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं हम, फिर एम आएगा, फिर ई आएगा, फिर टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी लिख दिया गया है, आर लिख दिया गया है, वाई आएगा, ठीक ना? ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। सेम ऐसे ही आप एफ बराबर लिख सकते हैं बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो बी ई टी एक बार, ई तो लिख दिए हैं, आर। समझ रहे? एक एलिमेंट को आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं, हालांकि लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इन जनरल नहीं लिखते हैं, ठीक? चलिए आगे चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में। अब ये रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया, यहां पे देखिए सब मझला ब्रैकेट है, सब मझला ब्रैकेट है, ठीक ना? सब मझला ब्रैकेट है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, इसको थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, पहला है 1, 2, 3, क्या प्रिंट हुआ है? पहला है 1, 2, 3, 6, नहीं सही तो है। चलिए ये मझला ब्रैकेट आप समझिएगा, ये छोटा ब्रैकेट यहां पे लगाया है। 3, 6, 9, 12, फिर उसके बाद 2, 4, 8, 16, 32, और ये नहीं है 32, फिर 5, 25, 125, 625, 2, 4, 6, 1, 4, 9 और 100। तो कह रहा है कि चलिए इन सबको, जितने भी ये समुच्चय दिए गए हैं, इन समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिख दीजिए। चलिए हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। ए बराबर मान लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर वही काम x सच दैट x। थोड़ा इसका निष्कर्ष निकालते हैं। ये निष्कर्ष रूप में क्या कह रहा है कि x जो है 3n है, x बराबर क्या है? 3n है, x बराबर 3n है, जहां n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है, और कंडीशन लगा दीजिए कि और ये जो स्मॉल n है उसका मान या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो है 4 या 5 से छोटा कर लीजिए, ठीक ना? 5 से छोटा कर लीजिए, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, या कंडीशन यहां पे ऐसे भी लगा सकते हैं, 1 n लेस देन इक्वल टू 4, ये भी लगा सकते हैं, ठीक ना? अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, x सच दैट x तो हो गया 3n, इसको हम कर दिया। अब n का मान आप 1 रखिए तो 3 मिलेगा, n का मान आप 2 रखेंगे, यहां से n का मान क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। सेम यहां से भी n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब इसमें आप n का मान 1 रखिए 3 मिलेगा, n का मान 2 रखेंगे 6 मिलेगा, 3 रखेंगे 9 मिलेगा, 4 रखेंगे 12 मिलेगा। तो रोस्टर रूप में ऐसे लिखा गया है, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, ठीक ना? इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखने के लिए फिर से वही मान लीजिए कोई समुच्चय a बराबर x सच दैट x, यहां पे भी कंडीशन सेटिस्फाई कराने की कोशिश करिए। देखिए 2 है, 4 है, फिर 8 है,
फिर 16 है, फिर 32 है, यानी ये 2 के पावर में चल रहा है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, यानी 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 16 मिलेगा, 32 मिलेगा। ठीक ना, वही काम यहाँ पे लिखा गया। तो x बराबर 2 के पावर n है, कामा n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे कंडीशन लगाइए कि n का मान 1 होना चाहिए और n का मान 5 होना चाहिए, यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। समझ गए, ये कंडीशन लग जाएगी। ठीक, अब इसको समझिए। 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, ये 5 का वर्ग है। तो a बराबर x सच दैट x बराबर 5 के पावर n। अब 5 के पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, 5 के पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, 5 के पावर 4 करेंगे तो 5 पचे 25, 25 125, 5 625 आएगा। ठीक ना, यानी कि अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो है, कंडीशन